पिछले वाले लेक्चर में हमने क्राइमस रूल के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिसमें हमने 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का यूज़ किया था क्राइमस रूल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज के जो हम क्राइमस रूल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, उसमें हम 3x3 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट का यूज़ करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज के जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इनमें हमें 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे। उसमें एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स होंगे और उसकी हमें यहाँ पर कीमत निकालनी है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 8 + y = 4z - 7। सपोज इस तरीके का इक्वेशन है। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, वहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों इक्वेशंस जो होंगे उसमें सबसे पहले x की टर्म लिखनी है, उसके बाद y की, उसके बाद z की, और इक्वल टू के बाद में नंबर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर x की टर्म है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे फिर x के लिए? यहाँ पर लिखेंगे 0x। ठीक है। उसके बाद हमें y की टर्म लिखनी है। मैंने y लिख दिया। अब ये 4z जो है इस साइड में है, इक्वल टू के, हमें उसे इस साइड में लेके आना है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, -4z हो जाएगा। इस साइड में है -7, और ये जो 8 है उसे हमें दूसरी साइड में लेके जाना है। तो ये +8 का उस साइड में लेके जाने के बाद क्या होगा, -8। तो -8 -7 होगा। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनकर आएगा -50। तो ये इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन को रीअरेंज करके लेना होता है। यानी जो भी नंबर्स वगैरह होंगे वो इस साइड में लेके आना है, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा होगा उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वो नंबर यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर इस साइड में एक्स वाई और जेड की टर्म्स होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशंस को क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। अगर क्वेश्चन में हमें सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, यानी एक्स वाई जेड के बाद नंबर्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन नहीं दिया जाता है तो इस तरीके से आपको रीअरेंज पहले करके लेना है। और हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है उसमें से सभी जो इक्वेशंस है वो सिस्टमेटिक फॉर्मेट में दिए गए हैं। यानी सबसे पहले इसकी टर्म है, उसके बाद वाई की टर्म है, उसके बाद जेड की टर्म है, और इक्वल टू के बाद में नंबर है। इसलिए हम यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए गए हैं उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास x - y -2z = 1। उसके बाद 2x + 3y + 4z = 4। उसके बाद 3x - 2y -6z = 5। इस तरीके से आपको तीनों इक्वेशंस एक के नीचे एक लिखने हैं। एक बार चेक कर लीजिए सभी x की टर्म्स एक के नीचे एक आई है या नहीं, उसके बाद y की टर्म्स एक के नीचे एक आई है या नहीं, उसके बाद z के नीचे एक के बाद एक टर्म आई है या नहीं, वो देखना है, और इक्वल टू के बाद में सिर्फ नंबर है या नहीं। उसके बाद जो इक्वेशंस आपने लिखे हुए हैं और क्वेश्चन में जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इसे एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी यहाँ पर आप लिखते समय करते हैं तो आपका हो सकता है फिर बहुत सारे मार्क्स जो है यहाँ पर कट जाए एग्जामिनेशन में। इसके बाद हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो बनाना होता है। देखिए अभी डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट जो कॉलम लिखेंगे वो होंगे एक्स के कोएफिशिएंट, यानी एक्स को जो नंबर मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर एक्स को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, यानी क्या है, 1 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 1 है, और उसका साइन क्या है, माइनस, तो -1 3 -2, तो यहाँ पर आएगा -1 3 माइनस, ये हो गया वाई के कोएफिशिएंट। तो y के कोएफिशिएंट में यानी क्या होगा, y को जो नंबर्स मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। उसके बाद z को जो नंबर्स मल्टीप्लाई है या कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो -2 4 -6, -2 4 -6। इसके बाद इसे हमें सॉल्व कर लेना है इस डिटर्मिनेंट को, जिसे हमने अभी तक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 1, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसकी रो और इसकी जो कॉलम है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, ये 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे। ये 4 नंबर यहाँ पर रह जाएंगे, 3 4 -2 -6, वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको लिखने हैं, मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर -1, तो उसे उसका हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। माइनस होगा तो प्लस करके लेना है, प्लस होगा तो माइनस करके लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर +1।
उसके बाद इस -1 की रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। रिमेनिंग नंबर्स कौन से हैं देखिए, तो ये है 2 3 और 4 माइनस, ठीक है। ये -1 की रो छोड़ी थी हमने, कॉलम छोड़ दिया था 2 3, वो लिखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद 4 -6 वो यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। फिर से -2 की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जो ये नंबर रहेंगे 2 3 3 -2 वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी जैसे हमने 3 by 3 ऑर्डर के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर। डी इक्वल टू, यहाँ पर जो 1 है वो लिखेंगे सबसे पहले, इन ब्रैकेट 3 इंटू -6 -4 इंटू -2 +1 2 इंटू -6 -4 इंटू 3 -2 इन ब्रैकेट 2 इंटू -2 -3 इंटू 3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालेंगे, कुछ बच्चे इस स्टेप को कैलसी पर डालेंगे। दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। पर आपको एग्जामिनेशन में लिखते समय इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट कैलसी पर डालना है, इसका जो आंसर आएगा वही आपको यहाँ पर लिखना है हमेशा, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखते समय आपसे कुछ नंबर इधर उधर हो सकते हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस आ सकता है, एक आध ब्रैकेट इधर उधर हो सकता है, इस वजह से आपका इसका आंसर सही आ भी ना पाए, ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये डिटरमिनेंट कैलसी पर डालिए, डायरेक्ट डायरेक्ट उसकी जो आंसर आता है ये वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला कैलसी पर डाल कर दिखाता हूँ सबसे पहले। के लिए मोड बटन प्रेस करना है, उसके बाद 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसे 6 नंबर उसके लिए प्रेस कर दीजिए, उसके बाद 1 को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद 3 by 3 ऑर्डर है इसलिए 1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को एंटर कर देना है। तो यहाँ पर है 1 -1 -2 1 -1 -2। उसके बाद 2 3 4 2 3 4। उसके बाद 3 -2 -6 3 -2 -6। तो इसका वैल्यू आ रहा है, सॉरी। अब क्या करना है, ऑन बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद शिफ्ट 4, 7 नंबर पे डिटर्मिनेंट है तो उसके लिए 7 हमें प्रेस करना पड़ेगा। फिर से शिफ्ट 4 और हमने वैल्यू स्टोर की है मैट ए में, इसलिए 3 प्रेस कर दीजिए, इक्वल टू दबा दीजिए। इसकी वैल्यू आ रही है -8, ठीक है। और इससे आपकी इतनी ही वैल्यू आई है या नहीं वो देखिए और मुझे चेक करके बताइए, ठीक है। आ रहा है तो ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है डी एक्स के लिए डिटर्मिनेंट बनाना है। तो डी एक्स का डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या करना है, एक्स के जो कोइफिशिएंट है यहाँ पर लिखा है ना एक्स, तो एक्स के कोइफिशिएंट छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर लिखिए 1 4 5, यानी इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो लिखने हैं। तो बाकी का ये डिटरमिनेंट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें का ये कॉलम हमें एक्स का हटा देना है, इसके जगह पर लिखना है 1 4 5 और इसे फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ बार ब्रैकेट्स को। उसके बाद ये जो 1 है उसे यहाँ पर लिखेंगे, इस 1 की रो और इसका जो कॉलम है उसे छोड़ दीजिए, इस 1 का और 1 का रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर ले लेंगे, को लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है -1, इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे +1। उसके बाद इस -1 की रो और कॉलम को छोड़ देना है, जो नंबर रहेंगे 4 5 4 -6 वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर है -2 वो यहाँ पर लिखेंगे, -2 की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ पर कॉपी करके ले लेता हूँ मैं, आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर है 1 वो यहाँ पर लिखेंगे, इन ब्रैकेट 3 -6
माइनस 4 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इन ब्रैकेट 4 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट 4 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ बच्चे अभी इसे कैलसी पर डालेंगे और कुछ बच्चे ये वाला स्टेप जो है कैलसी पर डालेंगे। आपका आंसर आप बताएंगे, दोनों आंसर हमारे सेम आने चाहिए। इसका मतलब हमने ये जो स्टेप लिखी है वो सही होगी। -8, ओके। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है? -8 ही आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? dx बाय डी करना है, ठीक है। आपके पास ये है dx की वैल्यू और यहाँ पर ये है d की वैल्यू। यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, dx के बाद dy कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद dz कैलकुलेट कीजिए और लास्ट में एक साथ x y z को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं लास्ट में ही सभी वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप चाहे तो कैलसी पर डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर सकते हो और वो आप पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अभी हमें ये पता चल रहा है -8 यहाँ पर है, -8 यहाँ पर है, डी एक्स और डी की वैल्यू। तो -8 बाय -8 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है? 1, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से ही वैल्यू है एक्स की, आपको मालूम है आंसर क्या आने वाला है, तो आपको ये पता चल जाएगा फिर आपने ये जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे कैलसी इसे डालना है। इस तीन इक्वेशंस को हमें यूज करना है और हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलसी पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है देखिए, सबसे पहले मोड क्लियर कर लीजिए। अब मोड बटन प्रेस कीजिए, 5 नंबर पे है इक्यूएन यानी इक्वेशन, तो इसके लिए 5 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर टोटल 4 इक्वेशन दिखाई देंगे। तो हमारा जो जो इक्वेशन है, हमने अभी जो लिखी हुई इक्वेशन है क्वेश्चन में के, उसमें क्यूब स्क्वायर की टर्म्स नहीं है, यानी नीचे के दो इक्वेशन का हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है सॉरी, उसमें एक्स और वाई की टर्म है, उसमें जेड की टर्म नहीं है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक्स वाई जेड और इक्वल टू के बाद में नंबर है हमारे पास, तो यानी सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर है ए बी सी और इसके बाद इस साइड में आएगा बाद में डी, ठीक है। तो डी यानी क्या होगा, तो इक्वल टू के बाद में ये जो नंबर्स है ये होंगी डी की वैल्यू। तो यहाँ पर x को जो नंबर्स मल्टीप्लाई है यानी वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये सभी जो नंबर्स x को मल्टीप्लाई है वो होंगी a की वैल्यू। उसके बाद y को जो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे वो होंगी b की वैल्यूज और उसके बाद z को जो नंबर्स या कोएफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई में वो होंगी c की वैल्यूज और उसके बाद ये जो इक्वल टू के बाद में जो नंबर्स है वो होंगी d की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है देखिए, 1 -1 -2, तो वो वैल्यू एंटर करेंगे, 1 -1 -2 और डी की वैल्यू लास्ट में फिर से है 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए उन्होंने वैल्यू पूछी है हमें। तो सेकंड इक्वेशन में है 2 3 4 4, तो 2 3 4 4। उसके बाद 3 -2 -6 5, 3 -2 3 -2 -6 5 -6 5, फिर से इक्वल टू दबाएंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 1, वाई की 2, जेड की -1, 1 2 -1 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू -1, ठीक है। इस तरीके से आप पहले ही वैल्यू कैलकुलेट करके रख सकते हो जिससे आपको फाइनल आंसर आपका जो आने वाला है वो समझ में आएगा सही है या गलत है। अभी ये वैल्यूज मैं नीचे बाद में लिख लेता हूँ। तो इसमें कि हमें डी की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है आगे जाकर, तो वो मैं यहाँ पर लिख साइड में कर देता हूँ। उसके बाद हमें डी एक्स की वैल्यू की जरूरत रहेगी, वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डी एक्स इक्वल टू वैल्यू आई थी -8। उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यूज की हमें ज़रूरत रहेगी और इस डिटर्मिनेंट डी की एक ज़रूरत रहेगी, ठीक है। बाकी का जो भी पार्ट है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर के इक्वेशंस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो अभी हमें डी वाई के लिए लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा वाई, डी वाई।
और इस के जगह पर, इसके जगह पर क्या आएगा अभी, y के कोएफिशिएंट की जगह पर आएगा इक्वल टू के बाद में जो नंबर्स है वो आएंगे यहाँ पर, जो हमारे पास है 145, 145, ठीक है। और उसे अभी हमें उस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस नीचे के भी स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें इस वैल्यूज़ की ज़रूरत रहने वाली है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इस 1 की रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो 1 की रो और कॉलम हम छोड़ देंगे तो ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ पर हमें लिख लेने हैं। उसके बाद है यहाँ पर 1, तो उसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा फिर -1। फिर से इस 1 की रो को और कॉलम को छोड़ देना है, नंबर रहेंगे 2 3 4 -6, तो वो भी मैं यहाँ पर नंबर कॉपी कर लेता हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर नंबर है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। इस -2 की रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा देयरफॉर dy इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 4 इंटू -6 -4 इंटू 5 -1 2 इंटू -6 -4 इंटू 3 -2 2 इंटू 5 -4 इंटू 3। अब कुछ बच्चे इस डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालेंगे और कुछ बच्चे इस स्टेप को कैलसी पर डालेंगे, हमारी दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आनी चाहिए। सेम आती है इसका मतलब ये वाली स्टेप जो है हमारी सही है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। पर एग्जामिनेशन में आपको यही डिटरमिनेंट कैलसी पर डालना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है, आप ब्रैकेट में मिस्टेक कर देते हैं, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाते हो, कहीं लगाते हो, या नंबर्स इधर उधर हो जाते हैं, प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, उससे यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाता है। इसलिए आप ये जो है डिटरमिनेंट वो डायरेक्ट कैलसी पर डालेंगे, उसका जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -16, ओके। इसकी वैल्यू आ रही है -16। अब हमें डी जेड के लिए डिटरमिनेंट बनाना है, तो डी जेड के लिए यही आएगा, सिर्फ यहाँ पर ये जो जेड का कॉलम है, कोएफिशिएंट ऑफ जेड का कॉलम जो है वो हटा देना है, उसकी जगह पर आएगा 145 इक्वल टू के बाद में के नंबर्स, ठीक है, तीनों इक्वेशन के, ये 1, ये 4 और ये 5, ठीक है। उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है फिर से इस डिटर्मिनेंट को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस को कॉपी कर लेता हूँ, बार ब्रैकेट्स को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखिए ये 1 यहाँ पर लिख लिया, इस 1 की रो और जो एक कॉलम है उसे हमें छोड़ देना है। तो 1 की रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, मैं यहाँ पर इसे कॉपी करके ले लेता हूँ, आपको लिखने हैं। उसके बाद -1 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर से इस -1 की ये रो और कॉलम को हमें छोड़ देना है, जो नंबर्स रहेंगे जैसे कि 2 3 4 5 वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी करके लिख लिए। उसके बाद है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, फिर से इस 1 की रो और कॉलम को हमें छोड़ देना है, ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, इसे आपको यहाँ पर लिखना है और इस डिटरमिनेंट को अभी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आएगा देयरफॉर डी जेड इक्वल टू ये 1 इन ब्रैकेट 3 इंटू 5 माइनस -2 इंटू 4 +1 2 इंटू 5 -4 इंटू 3 +1 2 इंटू -2 -3 इंटू 3।
और फिर से कुछ बच्चे इस डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालेंगे और कुछ जो है इस स्टेप को कैलसी पर डालेंगे, और आपका डी जेड का आंसर क्या आ रहा है वो मुझे आप बताएंगे। कितना आ रहा है? 8। ओके, यहाँ पर मैं का आंसर आपको अभी लिखना है। इस की अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस वैल्यूज़ को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो आपको यहाँ से नीचे लिख लेना है, ठीक है? इतना पार्ट फटाफट लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू को, ठीक है? तो यहाँ पर जो अनवांटेड पार्ट है उसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। सबसे पहले हमें एक्स कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास -8 डी एक्स की वैल्यू। उसके बाद डी की वैल्यू है -8, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो -8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू जो हो रहेगी 1, ठीक है? एक्स की वैल्यू 1 वो हमारी यहाँ पर मैच हो गई, यानी हमने जो आंसर निकाला है डी एक्स और डी और एक्स का वो सभी सही है, इसका मतलब। इसके बाद y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी। तो डी वाई की वैल्यू है हमारे पास -16 डिवाइड बाई डी की वैल्यू है -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16/8 यानी वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 2। उसके बाद अभी हमें z कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल टू डी जेड बाई डी डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी जेड की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू देखिए कितनी है? -8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर आएगा यानी -1 इसका वैल्यू बनेगा जेड का। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर z इक्वल टू -1। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, वो ये है, अगर आपकी वैल्यू कौन सी x की यहाँ पर आई हुई और यहाँ पर हमने जो निकाली हुई है वो अगर मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपके dx के कैलकुलेशन में मिस्टेक है। और अगर आपकी x y z ये तीनों वैल्यूज अगर मैच नहीं हो रही है तो आपके d के डिटर्मिनेंट में ही मिस्टेक है, ठीक है? अब y की वैल्यू जो है आपकी सपोज मैच नहीं हो रही, यहाँ पर जो आपने निकाली है और यहाँ पर जो आई है, उस केस में दो केसेस हो सकती है। y की वैल्यू जो है ये दो वैल्यूज पर डिपेंड है, dy और d। डिटर्मिनेंट d आपको चेक करना है, dy की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है? और आपके ये दोनों आंसर अगर मैच हो रहे हैं, x की और z के मैच हो रहे हैं, उस केस में फिर आपका d की जो वैल्यू है वो सही है। इसका मतलब सिर्फ dy की वैल्यू मैच नहीं हो रही, यानी dy वाली स्टेप आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका z का आंसर मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर जो आया है और यहाँ पर आपने जो डायरेक्ट कैलसी पर कैलकुलेट करके निकाला था वो अगर मैच नहीं हो रहा है, उस केस में समझिए आपके एक तो dz की स्टेप में मिस्टेक है या d की स्टेप में मिस्टेक है, ठीक है? पर अगर आपके दोनों ऊपर की वैल्यू मैच हो रही है, यानी वो वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है, उस केस में फिर डी के वैल्यू में मिस्टेक नहीं है, सिर्फ डी जेड की स्टेप आपको फिर चेक करनी होती है, ठीक है? चलिए अब इतना पार्ट जो है आप लिख लीजिए, क्वेश्चन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x की टर्म नहीं है तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन में y की टर्म नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू 3। इसका डिटर्मिनेंट d कैसे बनेगा? देखिए 1 0 1, उसके बाद 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1, ये बनेगा डी डिटर्मिनेंट। इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? dx के टाइम पर ये कॉलम हटा देना है, उसकी जगह पर 2 1 3 लिखना है। dy के टाइम पर ये कॉलम हटा देना है, उसकी जगह पर 2 1 3 लिखना है। और dz के कैलकुलेशन के टाइम पर ये कॉलम हटा देना है, उसकी जगह पर आपको 2 1 3 लिखकर उसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर एक्स वाई जेड जो है अभी के प्रॉब्लम की तरह ही आपको निकालना है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।